बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। मैं प्रोफेसर चंद शहजाद, द डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ द कॉन्सेप्ट एकेडमी। बेटा, पिछले 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन 1973 को डिस्कस किया और मुझे उम्मीद है कि आपने तमाम के तमाम पॉइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से देख भी लिया होगा। आप लोगों को आइडिया भी हो चुका होगा कि हम लोगों ने इसको किस तरीके से डिस्कस करना है अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये भी बताया था कि इसमें क्वेश्चन शॉर्ट के तौर पे अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल, तो हो सकता है कि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, वाई 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, इसको पार्लिमानी आइन क्यों कहा जाता है, इसको पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है, ये एक एस्पेक्ट भी आ सकता है। एक पॉइंट, एक हेडिंग उठाकर वो आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन भी दे सकते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन जब आएगा तो आपने इन्हीं पॉइंट्स को, इन्हीं हेडिंग्स को एक्सप्लेन करना है। और जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी चीज़ें आपने हाईलाइट करनी है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी चीज़ें हाईलाइट करनी है, समझ आ गई है। सेमी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें हाईलाइट करनी है। नेशनल लैंग्वेज जब आएगा तो उसको हाउ टू एक्सप्लेन द नेशनल लैंग्वेज, उसमें उर्दू को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया और अगले 15 सालों के लिए इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया। ये मैंने आपको बताया था। इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन उस कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है जिसमें आए गए जितने भी आर्टिकल हैं, जितने भी वहाँ पर पॉइंट्स आएंगे, जितने भी आर्टिकल लिखे जाएंगे, वो तमाम के तमाम जो है वो इस्लामिक बेस होंगे, यानी कि जितने भी होंगे वो इस्लाम से इख्तलाफ नहीं होगा। वो अलग बात है कि आगे हम लोग पढ़ेंगे जब इस्लामाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया 1977 से लेके 1988 तक, तो फिर इसमें 1977 से 88 तक फिर जो यहाँ पर एक मूवमेंट का आगाज़ हुआ था, उस मूवमेंट में जो है वो ये कहा गया था कि पाकिस्तान को बने हुए काफ़ी अरसा हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें इस्लामिक जो प्रीचिंग्स हैं, इस्लामिक टीचिंग्स हैं, रूल्स हैं, उनको फॉलो नहीं किया जा रहा, आइन इस्लामिक बेस्ड नहीं बनाए गए। तो फिर उस पर कुछ पेशरफ्त हुई और कुछ चेंजेस हुए, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस्लामाइजेशन के कॉन्सेप्ट में। तो हमारे बेटा कुछ पॉइंट्स रह गए थे जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे पिछले टॉपिक में। तो मैं आज आपको शुरू करूँगा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, तो पार्लियामेंट्री को हम उसी तरीके से 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, अब इसको पार्लिमानी आइन क्यों कहा जाता है, वाई इट इज कॉल्ड द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, इसको क्यों कहा जाता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद नंबर नेक्स्ट जो है वो सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। उसके बाद नंबर नेक्स्ट जो है हमारा वो है बाइकैमरल लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर बाइकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब है 2 ऐवानी मुकन्नना। और आखिरी पॉइंट मैं दे रहा हूं वो है फंडामेंटल राइट्स। तो बेटा इसमें पार्लियामेंट्री में, आप पार्लियामेंट्री का मैंने आपको बताया था, इसमें मैंने आपको ये भी चीज़ डिस्कस की थी कि 2 तरह के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। एक होता है प्रेसिडेंशियल, यानी कि हुकूमत जो है, हुकूमत की बहुत सी किस्में हैं, लेकिन हम लोग प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे। पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में ये फ़र्क होता है कि प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में
जो प्रेसिडेंट होता है इट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड एज वेल एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, दोनों का हेड होता है। लेकिन पार्लियामेंट्री में हेड ऑफ द स्टेट तो प्रेसिडेंट होता है, लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है। क्लियर हो गई ये बात? ये आप लोगों ने याद रखना है। पार्लियामेंट्री में इसके अलावा एक पॉइंट जो है वो और इसमें मिस किया गया है, वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डेफिनेशन ऑफ मुस्लिम। मुसलमान की तारीफ, पार्लियामेंट्री को उर्दू में कहते हैं पार्लिमानी आइन। सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आइन की बालादस्ती। और कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, आइनी इदारे। इसके अलावा बाइकैमरल लेजिस्लेचर, दो ऐवानी मुकन्नना। फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हुकूक। और डेफिनेशन ऑफ मुस्लिम, मुसलमान की तारीफ। एक और बहुत अहम जो पॉइंट है वो ये है कि इन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन पिछले दो जो आइन थे उसमें हेड ऑफ द स्टेट शुड बी अ मुस्लिम, ये पॉइंट रखा गया था। लेकिन इसमें ये भी कहा गया पार्लियामेंट्री में कि इसमें सदर का, उसमें सदर के मुसलमान होने की शर्त ज़रूरी करार दी गई थी। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन में सदर और वज़ीर आज़म यानी कि प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर दोनों का मुसलमान होना ज़रूरी करार दिया गया था। ठीक है, और सदर यानी कि प्रेसिडेंट शुड बी द हेड ऑफ द मुस्लिम, और जो प्राइम मिनिस्टर है इट इज़ ही और शी इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा। सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि इस आइन को अगर कोई तोड़ेगा या अगर इस आइन की कोई परवाह नहीं करेगा तो डेफिनेटली उसके खिलाफ बहुत सख्त एक्शन किया जाएगा। आइन की बालादस्ती, इसमें अगर तरमीम होगी, ठीक है, तो हम लोग फिर उसको बाद में डिस्कस करेंगे। हमने रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको डिस्कस किया कि इसकी तरमीम एक बहुत वाज़े तरीके से की जाएगी कि किस तरीके से इसकी तरमीम या अमेंडमेंट होती है। अमेंडमेंट का एक मखसूस प्रोसेस डिक्लेयर किया गया। तो सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है आइन की बालादस्ती, यानी कि कोई भी ऐसा काम जो आइन में मौजूद नहीं है वो अगर जो भी करेगा, या आइन अगर आपको किसी चीज़ से रोक रहा है, या आइन अगर किसी चीज़ या किसी भी सरगर्मी या किसी भी एक्टिविटी की आपको इजाज़त नहीं देता। लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, फ़र्ज़ करें कि राइट ऑफ एक्सप्रेशन है कि आप किसी भी तौर पर या किसी भी सतह पर जाकर आपको एक्सप्रेशन यानी कि अपने राय दही का हक है, आप अपनी राय दे सकते हैं एक्सप्रेशन के ज़रिए। ठीक है, तो अगर आप राय दे रहे हैं तो आपको हक है, लेकिन आपके पास जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। अगर जस्टिफिकेशन नहीं है तो फिर ये क्या होगा, आप अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन उसको हैंडल करेंगे। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है तो देन दैट यू कैन डिफेंड योरसेल्फ, आप डिफेंड कर सकते हैं। अगर आप वो आइन के मुताबिक है और आपको आइन का पता ही नहीं है तो आइन जो है जो भी काम होगा वो आइन के मुताबिक होगा, आइन के बरअक्स कोई काम नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन पिछले भी लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे मेजर जो इदारे हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी इदारे डिक्लेयर किया गया, और वो आइनी इदारे जो थे उसमें जो कौंसिल थी, बहुत कुछ कौंसलें थी, उस कौंसिल को भी, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि नेशनल इकोनॉमिक कौंसिल है, ये भी जो है वो आइनी इदारा है। इसके अलावा जो है चीफ इलेक्शन कमीशन है, वो भी एक आइनी इदारा है। ये कुछ इदारे, AGPR जो है ये भी एक आइनी इदारा है, चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है। और कुछ इदारे ऐसे थे जिनको आइनी इदारे डिक्लेयर किया गया, ठीक है। उसके बाद दो ऐवानी मुकन्नना, जो हमारा आज का मेजर जो 3 पॉइंट्स हमारे रह गए थे वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला जो था वो बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। पिछले 2 कॉन्स्टिट्यूशन में एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन था, एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन था, ये सेमी रिजिड था। यानी कि पिछले जो 2 कॉन्स्टिट्यूशन थे वो यक ऐवानी मुकन्ना थे। यक ऐवानी यानी कि यूनिकैमरल थे, बाइकैमरल नहीं थे। यूनिकैमरल का मतलब होता है एक ऐवान पर मुश्तमिल, मुकन्ना
ठीक है, यानी कि कोई भी कानून बनाने वाला जो इदारा है वो एक ही था और नेशनल असेंबली था। अब इसमें बाइकैमरल लेजिस्लेचर को इंट्रोड्यूस किया गया, इसमें आइन बनाने का एक मखसूस प्रोसेस डिक्लेयर किया गया। और वो मखसूस प्रोसेस क्या था कि कोई भी आइन जो है वो उसका प्रोसेस एक मखसूस तरीके से होगा, यानी कि सबसे जो मेजर बड़ा जो इदारा होगा वो पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट के अंदर दो इदारे काम कर रहे हैं, एक को अपर हाउस कहते हैं और एक को लोअर हाउस कहते हैं। आपको अपर हाउस और लोअर हाउस का पता होगा। अपर हाउस जो है वो सेनेट है और लोअर हाउस जो है वो नेशनल असेंबली है। बेटा समझ आ रही है बात? आप अपर हाउस जो है वो उसके 104 मेंबर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इसी तरीके से लोअर हाउस जो है वो 342 मेंबर्स पर मुश्तमिल है। तो इन दोनों को अगर इकट्ठा किया जाए तो ये 446 टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स बनते हैं। तो इसलिए इसको बाइकैमरल, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। और इसमें यह है कि ये जनरल इलेक्शन के ज़रिए नॉमिनेट किए जाते हैं, MNAs होते हैं, ठीक है, जो नेशनल असेंबली में आते हैं। और सेनेट जो है इसमें जो इक्वल कंट्रीब्यूशन या पार्टिसिपेशन ऑफ प्रोविंसेस है, यानी कि अगर इसके 104 रिप्रेजेंटेटिव हैं तो इसका मतलब है कि 26 रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, प्रोवाइड द ईच प्रोविंस असेंबली। हर प्रोविंस से तकरीबन एग्जैक्टली 26 मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं जो सेनेट में आते हैं। ये वो इदारा है जिस इदारे ने पाकिस्तान के पूरे निज़ाम को कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन इस बेस पे होती है। क्योंकि इसमें यह है कि इस 342 सीट्स में से 183 सीट्स तो सिर्फ पंजाब में चली जाती हैं, क्योंकि नेशनल असेंबली में जो रिप्रेजेंटेशन का प्रोसेस है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर, यानी कि जिसके नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा हैं उसकी सीट्स ज़्यादा होंगी। तो पंजाब प्रोविंस क्योंकि आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, तो लिहाजा उसमें नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा इलेक्शन में डिक्लेयर की जाती हैं। इसके बरअक्स अगर हम लोग पंजाब के अलावा सिंध में देखें, बलूचिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान की जो 1998 में जो सेंसस हुए, मरदमशुमारी हुई, उसमें बलूचिस्तान की टोटल पॉपुलेशन जो है वो 65 लाख डिक्लेयर की गई। तो डेफिनेटली वहाँ पर 65 लाख अगर पॉपुलेशन है तो वहाँ पर जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो कम उनको दी जाएंगी। तो ये वजह है कि जब नेशनल असेंबली की बात आती है तो यहाँ पे वेरिएशन है, हर प्रोविंस की सीट्स अलग हैं, लेकिन जब बात आती है सेनेट की तो सेनेट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि अगर आबादी चाहे जितनी मर्जी भी हो, पंजाब की हो, सिंध की हो, बलूचिस्तान की हो, ठीक है, तो उसमें यह है कि इक्वल पार्टिसिपेशन होगी। अगर 26 बलूचिस्तान के हैं, हालांकि उनकी पॉपुलेशन कम है, तो 26 ही पंजाब से भी होंगे, चाहे पॉपुलेशन जितनी भी है। तो बात समझ आ रही है ना? तो सेनेट वो इदारा है जिसने पूरे मुल्क की यूनिटी को मेंटेन किया हुआ है, और इसी इदारे की वजह से आज तक पाकिस्तान में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया। बात समझ आ रही है? अब सेकंड लास्ट पॉइंट ये है कि फंडामेंटल राइट्स, रियासत की ये जिम्मेदारी है कि वो लोगों को बुनियादी हुकूक देगी। तो बुनियादी हुकूक में कौन कौन सा आता है? बुनियादी हुकूक को अगर हम लोग डिटेल से डिस्कस करें तो बुनियादी हुकूक में एजुकेशन आता है, ट्रांसपोर्टेशन आता है, ट्रांसपोर्टेशन के अलावा मेडिकल फैसिलिटीज़ आती हैं। ये तमाम की तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं ये रियासत आपको प्रोवाइड करेगी। इट इज़ द फंडामेंटल एंड दीज आर द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, विच आर प्रोवाइडेड बाय द स्टेट। ये स्टेट प्रोवाइड करेगी। आप डेफिनेशन ऑफ मुस्लिम जो है, मुसलमान की तारीफ जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन में की गई, और इसमें ये चीज़ वाज़े तौर पे बयान की गई कि वो लोग जो ख़त्म नबूवत पे, यानी कि अल्लाह ताला तौहीद और रिसालत पर यकीन नहीं रखते, वो नॉन मुस्लिम, इसमें लाहौरी, कादियानी और मिर्ज़ियों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया। ये डेफिनेशन ऑफ मुस्लिम ये है कि वो लोग जो रिसालत पर यकीन नहीं रखते, वो लोग
जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी नबी नहीं मानते तो गोया वो मुसलमान नहीं हैं। ये हमारे जो पिछले गवर्नमेंट में एक वाक़या पेश आया था जब फैज़ाबाद को ब्लॉक कर दिया गया था, तो उसमें जो ख़त्म नबूवत है उसके हवाले से ही था कि कुछ पॉलिटिकल लीडर्स इन्वॉल्व थे इसमें। तो किसी ने जो है वो कादियानी और मिर्ज़ियों के हवाले से बात की, तो डेफिनेटली उस पर बहुत ज़्यादा हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाते क्योंकि ये हमारे कोर्स में शामिल नहीं है। तो बहरहाल आपको डेफिनेशन ऑफ मुस्लिम यही है, अल्लाह ताला पर यकीन रखना और अल्लाह ताला यानी कि जो हमारा ईमान है, अल्लाह ताला, उसके रसूलों पर ईमान, मलाइका पर यकीन, अच्छी और बुरी तकदीर पर यकीन, अल्लाह ताला की भेजी हुई किताबों पर यकीन रखना, ये ईमान है और यही मुसलमान की तारीफ़ है। अल्लाह ताला पर यकीन रखना और रिसालत पर यकीन रखना। तो बेटा आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा, मैंने बहुत डिटेल से आप लोगों को डिस्कशन इसलिए किया कि कोई चीज़ भी इसमें ऐसी ना रहे जो आपको जो ना आती हो, या आप फिर बार बार मुझसे पूछे ना, या आपको क्लियर ना हो कॉन्सेप्ट। तो इसलिए मैंने आपको पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, अब आपने जब ये क्वेश्चन, इसकी इंपॉर्टेंस ये भी है कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बेशतर दफ़ा एग्ज़ाम में आ चुका हुआ है, इसलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसको हर पॉइंट को आप लोगों ने डिटेल से डिस्कस करना है बेटा। और जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, यानी कि अगर बाय कैमरल लेजिस्लेचर है तो उसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। बाकी अगर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से आपको किसी चीज़ की भी समझ ना आई हो तो आप मुझसे बज़रिया ईमेल मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।